हाउ एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सीमे टॉक। मेरा नाम है नितिन भल्ला और गाइस फाइनली मैं सेकंड वीडियो लेके आया इकोनॉमिक्स लेक्चर की। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 है और फर्स्ट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो देख लेना। मैंने सोचा नहीं था आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। वीडियो 1 बहुत अच्छी रही, 150 व्यूज़ आए। मैं इसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। स्टार्टिंग में अभी 150 आए, फिर 15,000 आएंगे, फिर 1.5 मतलब बहुत कुछ होगा, बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सोच ऊँची रखनी चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों का कमेंट था, लोगों के मैसेज थे कि सर क्या आप मुझे कोई बुक लेनी पड़ेगी? देखो आपके स्टडी मैट इनफ है, तो मैं स्टडी मैट से ही करा रहा हूँ। बट अगर आपके पास कोई बुक है या कोई लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, साथ में रेफर कर सकते हो। बट याद रखो, रेफर कोई बुक ले रहे हो तो रेफरेंस बुक है, उसको आपने रेफर करना है, उसका प्राइमरी बुक नहीं बनाना। प्राइमरी बुक आपको स्टडी मैट है। ठीक है, ओके। तो मेरे सामने आपका स्टडी मैट खुला हुआ है लैपटॉप पे और आप चाहे तो अपनी बुक खोल सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो, उसमें से रीड करो। ठीक है, और चाहे तो प्रिंट आउट करो। आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी बुक का पेज नंबर 1 पे पहला टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके देख लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, अब अगला पार्ट मैं करने वाला हूँ वो है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये समझाने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो स्टोरी को आप तमीज़ से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। हुआ क्या, मेरा एक दोस्त था, वो एक मजदूर था, राइट, कंस्ट्रक्शन करता था। तो मेरे को मिला, मैं कहा और क्या हाल चाल, कैसा चल रही लाइफ? कहता बेकार। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहता यार देखते को पता है कि मैं दूर दूर जाता हूँ। मैं हाँ। कहता मेरा काम क्या है? मैं क्या कंस्ट्रक्शन का? कहता सर, कहता भाई मैं इतनी दूर दूर जाऊँगा तो मैं परेशान नहीं होऊंगा? मैं क्या बात तो ठीक कह रहा है। कहता अगर एक साइकिल होती ना मेरे पास, मेरी लाइफ ईजी हो जाती। मैं कहा बात ठीक है। कहता मैं क्या करूँ? मैं क्या करना क्या है, पैसा जोड़, सेव कर, उसको बढ़ा और साइकिल ले ले। उसने ऐसे किया, कुछ टाइम बाद उसने साइकिल ले ली। मेरे को मिला, मैं कहा हाँ भाई क्या हाल चाल तेरे? कहते बढ़िया। मैं कहा लाइफ इतनी चल रही, साइकिल आ गई। कहता कहाँ? मैं कहा अब क्या हुआ? कहता यार साइकिल पे जाता हूँ। मैं कहा हाँ। कहता चला के जाता हूँ। कहता हाँ। कहता फिजिकल एक्टिविटी है क्या? मैं कहा हाँ। कहता बेटा आधा तो मैं वहाँ पे तक जाता हूँ, उसके बाद वहाँ पे आगे मेरा काम क्या है, मेहनत का है? मैं कहा हाँ बिल्कुल है। कहता मेरी आधी एनर्जी तो वहाँ चली गई। बात तो सही कर रहा है। कहता ऐसे कैसे करूँ, मेरे को स्कूटी चाहिए। सही है, कोई बात नहीं बेटा, सेम प्रोसेस है, मेहनत कर, पैसा बचा, उसे बढ़ाओ, स्कूटी ले ले। कुछ टाइम बाद मिला मेरे को, कहता भाई मैंने स्कूटी ले ली। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कहा अब तो लाइफ इजी हो गई। कहता कहाँ? मैं कहा अब क्या हुआ? कहता देख तू जानता है मैं मैरिड हूँ। मैं कहा हाँ, मेरी वाइफ है। मैं कहा हाँ मैरिड है तो वाइफ ज़रूर होगी। तो कहते देख जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, वाइफ को पीछे बिठा के बाइक पर घूमते हैं, यहाँ दर्द होता है। मैंने कहा अब तू चाहता क्या? बुलेट लेनी है। बुलेट लेनी है? पागल हो रहा है, और भी तो बाइक से। कहता नहीं लेनी तो बुलेट है। मैं चल कोई नहीं। कहता नहीं ले सकता क्या? मैं बिल्कुल ले सकता। कहता कैसे लूँ? मैं कहा सेम प्रोसेस है, काम कर, मेहनत कर, पैसा बचा, उसको बढ़ा और ले ले। तो उसने सेम चीज़ करी और धीरे 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 उसने जो है बुलेट फाइनली ले ली। जब उसने बुलेट ली तो कुछ टाइम बाद मेरे को मिला। मैं कहा अब तो लाइफ बढ़िया चल रही होगी, बुलेट आ गई, सही चल रही है। कहता बुलेट तो सही चल रही है बट लाइफ सही नहीं चल रही। मैं कहा अब क्या हुआ? कहता देख बुलेट ले ली मैंने। मैं कहा हाँ। कहता यार जब मैं देखता हूँ ना कि बाहर इतनी धूप है, अपनी वाइफ अपने बच्चों को जो घुमाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कार होनी चाहिए अपनी। यार अपनी कार होगी तो कितना ईजी रहेगा सब। मैं कहा वाह, अब तुझे कार लेनी। कहता क्यों नहीं ले सकता? मैं बिल्कुल ले सकता। कहता कैसे? मैं कहा सेम प्रोसेस है, पैसा बचा, कमा और बढ़ा और ले ले। तो उसने ले ली। खैर ये स्टोरी में यहीं पर शॉप करते हो तब बहुत आगे बढ़ जाती है। तो समझ में आ रही बात, उस बंदे की डिमांड ख़त्म नहीं हुई। पहले कुछ नहीं था, साइकिल लेनी थी, साइकिल आई तो स्कूटी, स्कूटी ली तो बुलेट, बुलेट ली तो अब कार, और शायद एयरक्राफ्ट पे भी आ जाता। यानी कि जो उसकी डिमांड थी वो लिमिटेड बिल्कुल नहीं थी, जो डिमांड थी वो अनलिमिटेड थी। मगर उसके बाद जो रिसोर्सेज थे, पैसा, माया, वो लिमिटेड थे। वो कैसे ले पाता? उसके लिए उसे एफर्ट लगाने पड़े तो जाकर उसे सेटिस्फैक्शन मिला ताकि वो उसे ले पाए। ठीक है, तो ये चीज़ में लिखी हुई है। इसमें लिखा है इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड। ठीक है, उसकी डिजायर क्या थी? बाइक लेनी है, बुलेट लेनी है। व्हाट इज द सॉरी व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि उसकी डिमांड क्या थी, उसकी वांट क्या थी? एक स्कूटी लेनी है। तो उसकी वजह से उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि बिजनेस किया, यानी कि अपनी जो मेहनत करता था वो किया। तो वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसकी डिजायर थी कि भैया बाइक लेनी है, इसलिए उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी और इसीलिए वो एफर्ट कर पाया और इसलिए उसे सेटिस्फैक्शन। ठीक है, द वांट, एफर्ट एंड देन सेटिस्फैक्शन।
उसके बाद लिखा हुआ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स हैं प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। ठीक है, हम ये चारों पॉइंट स्लोली धीरे धीरे इस वीडियो में समझेंगे, और ये वीडियो सिर्फ इतनी ही होगी, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्दी ले आऊँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का कोई चीज़ बनाना, प्रोडक्शन का बिल्कुल सही। इसमें लिखा हुआ है इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल और फिनिश्ड। सिंपल सी बात। आपको पता, आपने शायद इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तो आपका पहला टॉपिक जो था ना, उसमें एक बात आई थी उसके अंदर कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी इंडिया को सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि हम अच्छा भला यार एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को, उसने हमारा इतना बुरा हाल कर दिया, हमारी इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया कि भैया हम एक सप्लायर रॉ मटेरियल रह गए। तो सप्लायर रॉ मटेरियल जो है कुछ नहीं कमाता। ठीक है, बिलीव में कुछ नहीं कमाता है, बट उस लेवल का नहीं कमाता जो एक प्रोडक्शन हाउस, ये जो प्रोडक्शन वगैरह करता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, ये कमाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सेम चीज़ है, तो प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, और प्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये है कि प्रोडक्शन क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसकी यूटिलिटी जो है क्रिएट कर लेते हैं, तो जो है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन का। ठीक है, तो एक बार फिर से इसकी मीनिंग को लिखी हुई है इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज। देन इट इज अ प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल और फिनिश्ड गुड्स। हमें पता था यार, इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिल्कुल यार, पता क्या, कपास से रुई बनती है। कपास, उस कपास का हमें कोई यूज है, कोई यूटिलिटी हमारे लिए कुछ नहीं है, बट जो उससे कॉटन मिल गया, रुई बन गई, वो हमारे लिए जरूरी है, तो उसकी यूटिलिटी बनाई ना। तो टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मेनी फैक्टर्स आर एसेंशियल। ऑल दीज फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए वैसे 4 चीज़ें चाहिए, और 4 चीज़ें क्या है वो हम बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लैंड, जमीन, लेबर, काम करने वाले, कैपिटल, पैसा भी और मशीनरी भी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके काम। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, इसलिए मैं टॉपिक को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इस टॉपिक को एक्चुअली आगे तो बढ़ रहा हूँ, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि किसी भी काम के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है बेटा प्रोडक्शन, तो हमने पढ़ लिया। अगला है टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव क्या है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। देखो, पहले तो उसका मतलब समझते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे लेबर काम करे, कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे मशीनरी काम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर एक्स, ठीक है, उनका क्या काम था, प्लास्टिक का कुछ बनाते, सैनिटरी वगैरह कुछ बनाते थे। तो वो एक बार चाइना गए, और चाइना गए तो वहाँ पे देखा एक मशीनरी है, और कोई ऐसी मशीन है जहाँ पे हम सिर्फ प्लास्टिक का दाना डालते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो हैरान नहीं होना होगा कुछ, तो यहाँ से प्लास्टिक दाना डाला और वहाँ से बन गया प्रोडक्शन, फाइनल आउटपुट निकल रहा है। उसको मशीन बड़ी पसंद आई, उसने कहा कि यार मेरे पास 20 लेबर काम करती है। ठीक है, और वो ढंग से काम नहीं करती, यानी कि ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है, ये भी करना है, टाइम ले लेके निकलती है, तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। ठीक है, ऊपर से बातचीत करते हैं, टाइम काफ़ी, ये चीज़ जो है ना, आप पोस्ट लेबर क्वेश्चन जब आप इंटर में पढ़ोगे ना, तो उसमें पढ़ोगे। बाकी धीरे धीरे मैं स्लोली इन वीडियोज़ में भी बता दूंगा आपको, आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। जो लेबर है ना, वो काफ़ी टाइम खाती है। जैसे कि अगर लंच ब्रेक होगी ना, तो 15-20 मिनट पहले ही काम करना बंद कर देगी, और जब लंच ब्रेक ओवर होगी तो 15-20 मिनट तो ना सेटल होने में लग जाता है। ठीक है, और जब छुट्टी वाले होने वाली होती है, उससे आधा पौना घंटा उनका मूड नहीं करता काम करने का। तो ऐसा होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट ये जनरल बात है। ठीक है, तो लेबर की बात ये हो गई। अब उसको मशीन पसंद आई, वो उसने कहा यार मशीन तो बड़ी अच्छी लेनी चाहिए। 2 करोड़ की मशीन थी, उसने पैसे हाथ में पकड़ा, ले भाई मशीन मेरे को भेज दी इंडिया में उसकी मशीन की सप्लाई हो गई। ठीक है, अब वो मशीन जो है ना, अकेले 10 बंदों का प्रोडक्शन कर सकती है, यानी कि 10 बंदे जितना मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, वो अकेली मशीन प्रोडक्शन कर सकती है, और उसे चलाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा चाहिए। बात समझ रहे हो आप? उसने क्या किया, 2 मशीनें ऑर्डर कर दी, 2 बंदे रखे और बाकी सबको निकाल दिया। अब क्या हो रहा है, लेबर के पैसे बच गए और मशीन काम कर रही है, और उसका प्रोडक्शन उसी लेवल का।
अब वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहा तो एक बंदा और रखा और एक मशीन और मंगा ली, प्रोडक्शन ट्रिपल। आप बात समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यानी कि कई बार क्या होता है, ये मशीन जो है वो बहुत अच्छा काम कर जाती है, बट कई बार क्या होता है मशीन महंगी पड़ जाती है। यानी कि अगर आपका काम छोटे लेवल का है और जो मशीनरी होती है वो बल्क प्रोडक्शन करती है, तो आप लेबर से ही काम करो, आप मशीन लगा के क्या करो, राइट। और कई बार क्या होता है जो आपका प्रोडक्शन, जो फाइनल आपका आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू तभी है जो वो हैंडी क्राफ्टेड है, यानी हाथ से बनाया गया है। अगर वो मशीन से उसकी वैल्यू नहीं, वो तो हर गली कोने पे मिल जाएगा, और जो हैंडी क्राफ्टेड वो हर जगह नहीं मिलता, वो कुछ टैलेंटेड लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी, तो इसमें समझाया हुआ है कि भैया एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं ये आपके लेबर और कैपिटल, ठीक है। तो पढ़ते हैं आप इस बुक में क्या लिखा है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है टेक्निक इज डिफाइंड एज द रेशियो इन विच द इनपुट आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट। एक यूनिट बनाने के लिए कितनी लेबर लगी और कितनी मशीनरी लगी, समझ रहे हो बात को। यानी कि मैंने कहा ना कि जितना 10 बंदे प्रोड्यूस करते थे उतना वो एक मशीन प्रोड्यूस करती है, बट उस मशीन को चलाने के लिए लेबर लगती है, तो यानी कि लेबर मशीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी मशीन यूज़ हुई और कितने लेबर लगे वो हमने बताना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें पता लगे कि कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल का, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, अल्टरनेट्स होते हैं, जिसमें कुछ मशीनरी अलग अलग होती है, या फिर कोई अगर लेबर की बात करें तो वो भी कुछ टैलेंटेड होती है, कुछ कम टैलेंटेड होती है, कुछ अलग ही टैलेंट होता है कुछ में, ठीक है, जो वेस्ट कर जाते हैं सारा काम। तो उसके हिसाब से हमारे पास कुछ अल्टरनेट होता है जिसमें हमें चूज़ करना पड़ता है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहे, जिसमें हमारे पैसे कम लग रहे हो। सपोज करो अगर हम मशीन नंबर ए यूज़ करते हैं और 2 लेबर यूज़ करते हैं तो हमारा खर्चा आता है 1 लाख। अगर हम मशीन नंबर बी यूज़ करते हैं और 4 लेबर यूज़ करते हैं तो हमारा खर्चा आता है 80,000 रुपये। तो हम किसको यूज़ करेंगे, सेकंड ऑप्शन को ना। तो ये चीज़ समझा रखी है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, जब ये चीज़ हमारी हो जाती है तो अगला पॉइंट है मतलब एक्सचेंज, ठीक है। हमारा अगर प्रोडक्शन, अब हम कर रहे हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले होता था बार्टर सिस्टम, चीज़ के बदले में चीज़, ठीक है, सामान के बदले में सामान, बट वो एफिशिएंट नहीं था, वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था। सपोज करो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास गया, मेरे पास 10 चावल के दाने हैं, ये आप ले लो और इसके बदले मुझे 10 गन्ने के वो दे दो। क्या ये एक्सचेंज अच्छा है? 10 चावल के दाने के बदले में 10 गन्ने नहीं हो सकता यार, 10 शुगर कैन नहीं हम कर सकते। तो ये बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि इससे हमें प्रॉपर वैल्यू पता नहीं लगती थी। आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा है, इट मीन्स द चेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वंस अपॉन अ टाइम गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, barter system, it is called barter system. To overcome the inconvenience in the barter system, money was invented. पैसों का इन्वेंशन किया गया। Now the goods are exchanged for money. अब हम पैसा देते हैं और माल लेके आ जाते हैं। Price is essential for exchange of goods for money. सिंपल सी बात है भाई साहब, प्राइस तो पता होना चाहिए ना, तो वैल्यू एक्सचेंज होगी। बार्टर सिस्टम एक चीज हो नहीं पाती थी। अगला पॉइंट है भैया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या लिखा है वो समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मैक्रो क्या होता है, फिर लास्ट में कंजम्पशन करके आपको मैं कर दूंगा फ्री, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ द इनकम, शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The total income which is generated by selling all these goods and services in the market must be distributed among the factors of production in the form of rent, wages, interest and profits, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरा मतलब दिल कर रहा बताने का। हुआ क्या, ये रशियन रेवोल्यूशन की बात है, ठीक है। अब आप सोचोगे क्या लेके आ रहे हैं, बट यार समझ में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में ना ये टॉपिक मेरे को लगा बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा भी होगा। व्लादिमीर लेनिन जो था, एक रशियन में एक नया बंदा आया था। जैसे इंडिया में अरविंद केजरीवाल आया एक आंदोलन से उठ के, वैसे जो है व्लादिमीर लेनिन एक ऐसी प्रोटेस्ट से निकला था, ठीक है। उसने जार निकोलस को हरा हरू के अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। वो बंदा क्या था, कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है, और उसने उसकी चीज़ को ना फॉलो किया था। कार्ल मार्क्स की क्या चीज़ फॉलो करी थी उसके बारे में बताना जरूरी, तब आप डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाओगे। उसने कहा कि अगर एक फैक्ट्री में 100 बंदे काम करते हैं तो, और वो 1 करोड़ रुपए कमा के देते हैं, तो 1 करोड़ तो फैक्ट्री का मालिक लेके भाग जाएगा, मगर जो 100 बंदे काम करते हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगी उनकी सैलरी या उनके पर डे जो उनके वेजेस में। यानी कि अमीर अमीर गरीब गरीब, तो फर्क तो पड़ा ही नहीं।
तो वो चाहता था कि जिसने प्रोडक्शन किया, जिसने सेल करवाई, उनको ही पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसे में व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया था, सारी जो भी लैंड वगैरह थी, एग्रीकल्चर लैंड या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ अपने अंडर ले ली थी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब अगर आपकी ज़मीन के अंदर से कुछ सोना चांदी वगैरह निकलता है या तेल निकलता है तो वो गवर्नमेंट की जो अभी भी है, ठीक है। तो उसने अपने अंडर ले ली। उसने कहा कि सारे बंदर तुम वर्कर हो, सारे के सारे तुम वर्कर हो, तुम सब इक्वल हो, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब। अब जैसे जैसे काम करो, लास्ट में तुम लोगों को मैं इनकम दूँ। अब जब इनकम की बात आई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो उसके सामने लगा दिया लाइन में लग जाओ मेरे पास, ठीक है। सपोज करो पर हेड 10,000 रुपीज़ दे रहा है, तो एक मिस्टर एक्स है, कहता भाई साहब आपकी फैमिली में कितने मेंबर, कहता 5, ये ले बेटा 50,000। फिर दूसरा आया, तेरे पास कितने, कहता 7, ये ले बेटा 70। दूसरा कहता 11, ये ले 1,10,000। बात समझ में आ रही है? जितने बंदे उस हिसाब से उन्हें इनकम मिलती थी, यानी कि ना कोई रिच ना कोई पुअर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं, क्योंकि भैया जवान हो जाओ, पढ़ लिया, उसके बाद लग जाओ काम पे, काम आपको मिल रहा है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ठीक है। ये तो हो गई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी आप सब जानते हो जैसे इंडिया में हो रहा है, बाकी कंट्रीज में हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो है ही नहीं। जो रिच है वो रिच हो ही जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर हो जा रहा है, राइट। तो हमने ये पढ़ना था, ये चीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता लग गया है। अब पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहला माइक्रो। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स इट एक्सप्लेन हाउ द प्राइस रेंट पर a unit of land is determined in the same way how the price of one unit of labor and capital etc is determined and discussed, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री का रेंट है 10,000, ठीक है, और टोटल यूनिट बनी 1,000, तो एक यूनिट के ऊपर कितना रेंट लगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 10 रुपीज़ का रेंट जो है वो पर यूनिट लगा, ठीक है। ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ये हम पता है ये आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैसेज जो है पर यूनिट वेजेस, पर यूनिट आपका रेंट, पर यूनिट आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, हम निकालते हैं। ये आप बेसिकली पढ़ोगे अपने इंटर लेवल पे जब आपको कॉस्टिंग बताई जाएगी, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें आती हैं, उसमें आप समझोगे, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पर यूनिट कितना खर्चा है वो निकालते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि भैया अगर एक यूनिट पे हमारा 15 रुपये खर्चा आया और उस यूनिट पे हमने 20 रुपये कमाए, तो हमें 5 रुपये के नेट प्रॉफिट जो है हमारा बचा, ठीक है। ये हो गया माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अब मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स we come to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society. सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ टोटल नेशनल इनकम अमंग द टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो पता क्या होता है, हम जब प्रोडक्शन करते हैं हम पार्ट कर लेते हैं नेशनल इनकम में। हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से हमारी नेशनल इनकम बिल्ड होती है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्शन, जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम जनरेट हुई, आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने मिस्टर एक्स को इतना दिया, मिस्टर वाई को इतना दिया, मिस्टर जेड को इतना दिया, इतना दिया, ठीक है। और जब हम लोगों को दे दिया तो एक तरीके से क्या हो रही है, तो हमारी नेशनल इनकम जनरेट हो रही है ना। तो उसमें सिंपल से बात करते हैं, हमने कितनी इनकम किसको दी है, राइट, ओके। यानी कि सोसाइटी में हमने कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद है मॉडर्न इकोनॉमिक्स extended the subject matter of economics. They added some other concept of the economics. They are macro distribution, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसमें हम निकाल देंगे किसको हमने कितना पैसा दिया है। और उसके बाद जो है जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कुछ फैक्टर और ऐड किए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये चीज़ जो है सब्जेक्ट मैटर तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग। एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी जब मिलेगी तो ही तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे नेशनल इनकम में, तो ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लोगों के पास नौकरी नहीं है तो वो अपना जो टैलेंट है वो वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया की इनकम जितनी हो सकती है वो नहीं हो पाएगी। सेम चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके मैं नोट्स में कोशिश करूँगा अलग से आपको प्रोवाइड कर दूँगा, अगर हो पाएंगे तो गूगल ड्राइव में अपलोड करके मैं उसका लिंक दे दूँगा। कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो नोट्स की हुई एडजस्टमेंट हो जाए। आगे देखते हैं, वो है कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन, इट इज़ एन एक्ट टू यूज द गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट्स, ठीक है। इट इज़ एन एक्ट टू यूज द गुड्स एंड सर्विस
टू सेटिस्फाई द वांट। तो कंजप्शन जो है ना, पहले समझना पड़ेगा कंजम्पशन क्या होता है। अगर मैंने घर लिया रहने के लिए तो कंजम्पशन है। अगर मैंने घर लिया आगे रेंट पे देने के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने कार ली चलाने के लिए अपने घर की तो वो है हमारी कंजम्पशन। अगर मैंने गाड़ी ली टैक्सी के लिए तो वो है इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने कुछ और कोई भी आइटम ली अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो कंजम्पशन है। अगर उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ अर्निंग के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होना जरूरी है। ओके, कंजम्पशन के बारे में ये लिखा हुआ है फूड, क्लॉथ्स, हेयर, एयरप्लेन टिकट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आपके कंजम्पशन के लिए, हेयर प्रोडक्ट हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, थ्रू कंजम्पशन द कंजम्पशन डिस्ट्रॉय द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। लाइन बड़ी खतरनाक लग रही है बट इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है थ्रू द कंजम्पशन द कंज्यूमर डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। मैंने एक शैम्पू लिया अपने हेयर वॉश की, तो अब शैम्पू तो ख़त्म, उसकी यूटिलिटी ख़त्म, उससे मेरे बाल हेयर जो वॉश हो गए हैं। अब क्या मैं उस शैम्पू को फिर से यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। तो कंजम्पशन से हम यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, सबको पता है। द यूटिलिटी वाज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर थ्रू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से यूटिलिटी क्रिएट होती है, कंजम्पशन से क्रिएटिव जो यूटिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट्स इट। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। अब आगे ये लिखा हुआ है, समवन बॉयज अ हाउस टू लिव इन दैट शुड बी डिफाइंड एज कंजम्पशन। इफ दे बॉय अ हाउस टू रेंट आउट इट टू समवन एल्स दैट शुड बी डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। आपका इन सब में एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो है जो और सब्जेक्ट मैटर्स हैं आपका एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ये मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक फ्लो बना हुआ था जिसमें हमने बड़ा प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ा हमने मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने बढ़ा कंजम्पशन। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे पॉइंट्स हैं एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उसकी अगली वीडियो में। तो आप बस लाइक करते रहो वीडियो को और शेयर करते रहो। हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे और मैं बहुत जल्दी इंटर के कुछ हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, कुछ सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।